हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बनता क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं एसके गौतम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ, जिसका नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। जी हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपके परीक्षा में, अर्थात परीक्षा की यदि हम बात करें तो लेखपाल भर्ती परीक्षा में 2 परीक्षाएं होती है, चाहे वो राजस्व लेखपाल का हो और चाहे चकबंदी लेखपाल का हो। ठीक है, इसमें एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है। अब अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो वो चाहे आपका यूपीएसआई हो फ्रेंड्स, चाहे जो है आपका कांस्टेबल की परीक्षा हो, या उसी से संबंधित जेल वार्डन की परीक्षा हो, या फिर फायरमैन की परीक्षा हो, इन परीक्षाओं में ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। एक प्रश्न, कितना प्रश्न? एक प्रश्न निश्चित है आपकी परीक्षा में यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे को शेयर करें। और जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो वहां पर कमेंट भी करें। अगर समझ में आ रहा हो तो भी आप कमेंट करें, कमेंट तो जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक और हमारी छोटी सी आपसे विनती है कि यदि आप वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं तो फिर आपको जो है एक प्रश्न से हाथ धोना पड़ेगा, अर्थात एक प्रश्न नहीं मिल सकता आपको। हाँ, वीडियो को आप पूरा देखें। ठीक है, वीडियो के लिए आप पूरा देखते हैं तो जरूर एक प्रश्न आपके परीक्षा में यहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक स्लोगन के साथ स्टार्ट करेंगे। स्लोगन क्या हमारा है आज का? सफलता उसी को मिलती है जिसमें पाने की कुछ चाह होती है। जी हाँ, जिसके अंदर कुछ पाने की चाह होती है, कुछ इच्छा होती है, ठीक है, उसी को सफलता मिल सकती है। जिसकी इच्छा ही नहीं है, जिसकी इच्छा ही मर गई है, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। जिसके अंदर एक दृढ़ विश्वास होगा, आत्मविश्वास होगा कि मुझे अपने जीवन में अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है, वो जरूर सफल होगा किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। ठीक है, तो हम लेखन परंपरा की यदि बारे में बात करें तो लेखन परंपरा की शुरुआत सबसे पहले किसने की, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लेखन परंपरा की शुरुआत जो कि हिंदी साहित्य में, वो हमारे हैं गारसा दत्त तासी। ध्यान रखिए, कौन है? गारसा दत्त तासी। अब सबसे मजे की बात यह है फ्रेंड्स कि गारसा दत्त तासी हमारे भारत के रहने वाले नहीं है, फिर भी हमारे भारत में जो हिंदी साहित्य का विकास हुआ है उसके इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब ये रहने वाले कहाँ के थे गारसा दत्त तासी? तो फ्रेंड्स, गारसा दत्त तासी रहने वाले थे फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है किस भाषा में? तो वो लिखा इन्होंने फ्रेंच भाषा में। आपसे यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो गारसा दत्त तासी जी ने जो अपनी पुस्तक लिखी है, हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जो पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक किस भाषा में प्रकाशित हुई है? तो आपको बताना होगा फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई है। आपसे एक प्रश्न और यहाँ से उठता है कि गारसा दत्त तासी की पुस्तक का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा नाम इसका कठिन है क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में है। इसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदवी हिंदुस्तानी। ठीक है, इसे हम शॉर्ट में ए हिंदवी हिंदुस्तानी नामक जो है पुस्तक के नाम से भी जान लेते हैं, क्योंकि ऐसी पुस्तक और किसी ने नहीं लिखा है। ठीक है, तो इस पुस्तक में इन्होंने कुल कवियों के बारे में जो है परिचय दिया। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो खोजा, इनकी खोज में कुल कवियों में 748 कवि जो है मिले, और इन्होंने अपने इस्तवार द लिटरेचर ए हिंदवी हिंदुस्तानी नामक पुस्तक में कुल 748 कवियों के बारे में जो है बताया है। अब 748 कवियों में कई प्रकार के कवियों के बारे में इन्होंने बताया है। जैसे कुछ इन्होंने बताया कि उर्दू के कवि थे वो 666 कवि। अब इसमें जरूरी नहीं है कि उर्दू के ही सारे कवि थे, इसमें कुछ फारसी के कवि भी इनरोल्ड है, इसलिए हमने कई कवियों के बारे में बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पर
उर्दू के कवि के बारे में अगर बात किया जाए तो उन्होंने कहा कि 666 कवि जो है उर्दू के हैं। और अगर हिंदी में बात किया जाए कि हिंदी के कवि कितने थे, तो उन्होंने बताया कि हिंदी कवि जो थे वो 72 थे, अर्थात 72 कवि थे। ठीक है, अब ये जो हमारी पुस्तक थी इस्तवाद लितेयूर ए हिंदवी हिंदुस्तानी नामक पुस्तक का 3 संस्करण हुआ था। कितने संस्करण हुए थे इसके? 3 संस्करण हुए थे। इसके 3 भाग जो है प्रकाशित हुए थे। पहला भाग इसका कब प्रकाशित हुआ था? तो पहला भाग फ्रेंड्स जो प्रकाशित हुआ था वो 1839 ईस्वी में पहला भाग इसका जो है प्रकाशित हुआ था। फिर थोड़ा सा समय आगे बढ़ा तो इसका द्वितीय भाग भी जो है प्रकाशित हुआ, वो हुआ सन 1847 में। याद रखिए 39 के बाद 47 अर्थात 8 साल के बाद जो है दूसरा भाग प्रकाशित हुआ। इसका जो तीसरा भाग प्रकाशित हुआ वो हुआ आपका जो है 1871 ईस्वी में। तो थोड़ा सा 47 और 71 के बीच में ज्यादा गैप है। ठीक है, तो याद रखिए 1871 में इनकी तीसरी बार जो है क्या हो, तीसरे भाग का जो है प्रकाशन हुआ इस पुस्तक का। अब सबसे मजे की बात यह है कि क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि जो आपका गौसत अतासी की हिंदी साहित्य की जो पुस्तक थी उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? ठीक है, तो उसका हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे। अब डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे ने कब इसका जो है हिंदी में अनुवाद किया? तो वो आप 1952 में किया था। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात आती है कि 1952 में इन्होंने किया तो कौन कौन से भाग का जो है हिंदी में अनुवाद किया? तो याद रखिए इन्होंने तीनों भाग का हिंदी में अनुवाद किया था, यानी प्रथम का, द्वितीय का और तृतीय, तीनों भागों का हिंदी में जो इन्होंने अनुवाद किया। और उन्होंने उसका शीर्षक क्या बनाया? शीर्षक बनाया भैया लिखा है हिंदवी साहित्य का इतिहास। उन्होंने शीर्षक क्या बनाया? हिंदवी साहित्य का इतिहास। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक का शीर्षक हिंदवी साहित्य का इतिहास है, तब आपको याद रखना होगा, क्या रखना होगा? गौसत अतासी की जो पुस्तक है 1839 में जिसके प्रथम भाग का जो है क्या किया गया था, प्रथम भाग का जो है प्रकाशन किया गया था, तो उस पुस्तक का नाम क्या है एक बार फिर से देख लीजिए, इस्तवाद लितेयूर। ठीक है, ए हिंदवी हिंदुस्तानी नामक पुस्तक है जिसको हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासणे ने सन 1952 में। इन्होंने शीर्षक क्या दिया? तो उनका शीर्षक इन्होंने बनाया था हिंदवी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं तो इसके आगे जो है अगले कवि आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है, तो आते हैं कौन? मौलवी करीमुद्दीन। जी हाँ, मौलवी करीमुद्दीन जो थे ये आपके किस भाषा के कवि थे? तो याद रखिए उर्दू भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? उर्दू भाषा के कवि थे। तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी होगी तो वो उर्दू भाषा में ही होगी। तो उस पुस्तक का नाम क्या है? ताजिए ए सुवराई। ताजिए ए सुवराई हिंदी। कब ये पुस्तक प्रकाशित हुई? तो फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ये पुस्तक जो प्रकाशित हुई है ये आपका 1848 में प्रकाशित हुई। याद रखिए कब? 1848 में। इसके पहले जो द्वितीय संस्करण हुआ था किसका? गौसत अतासी की पुस्तक का जो संस्करण हुआ था वो संस्करण कब हुआ था? द्वितीय भाग कब जो है प्रकाशित हुआ था? संस्करण मतलब प्रकाशन। कब उसका प्रकाशन हुआ था? तो याद रखिए उसका प्रकाशन हुआ था 1847 में। उसके 1 साल बाद ताजिए सुवराई हिंदी नामक पुस्तक जो है मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा। इन्होंने अपनी पुस्तक में कितने कवियों के बारे में बताया? तो इन्होंने 1004 कवियों के बारे में बताया कि जो है 1004 कवियों के बारे में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है मिलता है। ठीक है, इसके पहले अभी आपने देखा था कि जो गौसत अतासी थे उनके पुस्तक में कितने कवियों के बारे में वर्णन था? तो 748 कवियों के बारे में वर्णन था। ठीक है, परंतु यहाँ पर जो आपके मौलवी करीमुद्दीन जी हैं उनकी पुस्तक में कितने कवियों का वर्णन मिलता है? तो याद रखिए 1004 कवियों का वर्णन मिलता है। तो फ्रेंड्स इन्होंने भी जो है कवियों का 2 जो है डिवाइडेशन बताया कि कुछ अन्य भाषा के जो कवि थे, अन्य भाषा में कई लोग मिल जाते हैं, उर्दू, फारसी, अरबी। ठीक है, तो ये कई भाषा के जो कवि थे वो थे 942 कवि थे। और जो हमारे हिंदी साहित्य के भाषा के कवि थे वो कितने कवि थे? 62 कवि थे। अब ये याद रखने वाली एक बात यहाँ पर है कि अभी हमने आपको बताया कि जो आपके गौसत अतासी की जो पुस्तक थी, ठीक है, यानी कि इस्तवाद लितेयूर या हिंदवी हिंदुस्तानी नामक पुस्तक थी, उनमें हिंदी भाषा के कुल कवि कितने हैं? तो आपको याद रखना 72। और इससे 10 कवि जो है कम हैं। वो कौन से हैं?
थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भी हिंदी साहित्य के ही कवि हैं, लेकिन ये किसके पुस्तक में इसका विवरण है, तो आप याद रखिए ये विवरण है आपके करीमुद्दीन जी के जो है, मौलवी करीम जी। हाँ, तो गासादा तासी की जो पुस्तक थी उससे 10 कवियों से कम, यानी कि उसमें 72 कवि बताया गया था, इसमें 62 कवि के बारे में जो है बताया गया कि हिंदी में जो कितने कवि थे, 62 कवि थे। ये किस पुस्तक में बताया गया, ताजी सुराई नामक जो पुस्तक थी 1848 में प्रकाशित हुई थी। मौलवी करीमुद्दीन की जो पुस्तक थी उसमें जो है हिंदी के जो कवि के बारे में बात किया गया वो 62 कवियों के बारे में बात किया गया। ठीक है, तो हम आगे और बढ़ते हैं, आगे भी देखते हैं और कवि कौन है। इसके आगे जो कवि आते हैं भैया उनका नाम है शिव सिंह सेंगर जी। हाँ, शिव सिंह सेंगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये शिव सिंह सेंगर का, और यहाँ से एक जो है प्रश्न आता जरूर है, कई बार आ चुका आपके टीजीटी की परीक्षा में। अभी प्रश्न हाल ही की टीजीटी परीक्षा 2016 में आपसे पूछा गया कि वह कौन सी हिंदी साहित्य की पुस्तक है, ठीक है, जिसमें 1000 कवियों का जीवन वृत्तांत है। तो आपका पुस्तक का नाम था क्या, शिव सिंह सरोज। जी हाँ, शिव सिंह सरोज नामक जो पुस्तक है किसने लिखा है, तो उसकी अगर हम बात करें तो शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा है। कब लिखा है, तो 1883 ईस्वी में लिखा है। उस पुस्तक का नाम क्या है, शिव सिंह सरोज। ठीक है, 1000 कवियों का जीवन वृत्तांत जो है इसके अंदर समाहित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास। याद रखिए, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य का इतिहास कौन सा है, तो आपको बताना है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ, 1883 में। किसने जो है इसका प्रकाशन करवाया था या इसके लेखक कौन थे, तो आपको नाम याद रखना, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, अब तक आपने देखा कि फारसी उर्दू भाषा के कवि थे, उन्होंने पुस्तक लिखी थी। जो है फ्रेंच भाषा के कवि थे, उन्होंने फ्रेंच में पुस्तक लिखी थी। तो ये जो हमारी पुस्तक है शिव सिंह सेंगर की जो पुस्तक है, ये फ्रेंड्स आपकी हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी में लिखा गया इतिहास है। ठीक है, यहाँ से यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कवि के बारे में अगर हम बात करें तो अगले कवि हमें काफी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आपकी यूपीटीटी परीक्षा अभी जो 69,000 की वैकेंसी फंसी हुई है, इसके जो है परीक्षा में ये पूछा गया, यहाँ से प्रश्न था। ठीक है, याद रखिए, और ये आपके यूपीपी की परीक्षा में भी आ चुका है। ठीक है, तो याद रखिए जॉर्ज ग्रेयर्सन, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये है जॉर्ज ग्रेयर्सन का। फ्रेंड्स, जॉर्ज ग्रेयर्सन जो थे ये अंग्रेजी भाषा के कवि थे। याद रखिए किस भाषा के कवि थे, तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। रहने वाले कहाँ के थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में लिखा और अपनी पुस्तक का नाम क्या दिया, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई, तो याद रखना आपको 1888 में प्रकाशित। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक कब लिखा गया, तो आपको याद रखना 1888 में। किसने लिखा पूछा जाए, तो आपको जॉर्ज ग्रेयर्सन। किस भाषा में लिखा गया है पुस्तक है, तो आपको बताना है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। इन्होंने अपनी पुस्तक में कुल कवियों के यदि हम बारे में बात किया इन्होंने, तो इन्होंने बताया कि हमारे जो है जो कवि थे वो थे कितने, 952 कवियों के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, अब इस कवि की, अब जो ये हमारी पुस्तक है यानी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये तो इंग्लिश भाषा में अर्थात अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। फ्रेंड्स, इसका अनुवाद किसने हिंदी में किया, ये प्रश्न यहाँ से उठता है। तो आप इसका अनुवाद किसने किया, तो याद रखिए इसका अनुवाद जो है किशोरीलाल गुप्त ने किया था। किसने, किशोरीलाल गुप्त ने किया था। जिस पुस्तक की एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि यह पुस्तक जो है, इस पुस्तक का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुए थे। पहली एक ऐसी पुस्तक है जो एशियाटिक, कहाँ से, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में सबसे पहले प्रकाशित हुई इस जो है। और इसके पहले जो अभी आपने पुस्तक देखा वो आपको जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित नहीं हुई थी। क्लियर बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो हमारे अगले कवि कौन से होंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो अगले कवि हमारे हैं काफी इंपॉर्टेंट कवि ये भी हैं, जिनका नाम है मिश्र बंधु। हाँ जी, मिश्र बंधु। अब ये मिश्र बंधु नाम पार्टिकुलर किसी का नहीं था, ये एक संगठन था, इसमें 3 लोग थे। ठीक है, 3 लोग कौन कौन थे समझ लीजिए। श्याम बिहारी मिश्र, दूसरे थे
सुखदेव बिहारी मिश्र और तीसरे थे गणेश बिहारी मिश्र। आप मिश्र बंधुओं के नाम याद रखिए। मिश्र बंधु का नाम पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधु के अंतर्गत आता है? तो श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। अब इसमें दो तो भगवान के नाम है, इसे देख लो, है ना। श्याम यानी श्री कृष्ण, गणेश यानी कि गणपति बप्पा मौर्य, है ना। अगर हम सुखदेव की बात करें, सुख में जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है, वो सुखदेव हो गए, है ना। तो याद रखिए ये आपके जो है 3 भगवान से संबंधित नाम है, ठीक है। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, इनकी पुस्तक का अगर हम नाम के बारे में बात करें तो इनके पुस्तक का जो नाम था उसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम था इनकी पुस्तक का? मिश्र बंधु विनोद नामक जो है इनकी पुस्तक का नाम था। आपसे ये क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक किसने लिखा? तो आपका आंसर होगा मिश्र बंधु। पार्टिकुलर आप मिश्र बंधु ये बताएंगे, नहीं बताएंगे कि श्याम बिहारी थे, सुख बिहारी थे, गणेश बिहारी नहीं। इन्होंने मिलकर पुस्तक का निर्माण किया था, इसलिए जो है सीधे सीधे इनके संगठन का नाम आता है, मिश्र बंधु नाम आता है। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसके भी देखिए 4 प्रकाश, मतलब 4 बार ये जो है प्रकाशन हुआ था। इसके 4 बार प्रकाशन होने का कारण क्या था इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये 4 भागों में विभक्त था। पहले भाग, ठीक है, प्रथम 3 भागों का प्रकाशन एक ही समय हो गया था 1913 ईस्वी में, और जो इसके चतुर्भाग का प्रकाशन हुआ था फ्रेंड्स वो आपका हुआ था 1934 ईस्वी में, ठीक है। इसकी विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा कवियों के बारे में विवरण दिया है। सबसे ज्यादा कवियों के बारे में विवरण देने वाली पुस्तक आपकी कौन सी है? मिश्र बंधु विनोद। यानी कुल कवियों में इन्होंने बताया कुल कितने कवि हैं? 4591 कवियों का जीवन वृत्तांत और तथा कवियों की रचना तथा दोहों का विवरण इनमें मिलता है। याद रखिएगा, जीवन वृत्तांत के साथ में कवियों की जो रचना हुई थी, जो कवियों ने रचना किया था उसके बारे में तथा दोहों का जो विवरण उन्होंने दिया था, उन सारी चीजों के बारे में मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक में आपको जो है विवरण मिलता है। अब याद रखिए कितने कवि हैं? तो याद रखिए 4591 कवि कुल हैं। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता और यहाँ से निकल के आती है। पहली विशेषता क्या है? इस पुस्तक को हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है। याद रखिए, आपसे पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास निम्नलिखित में से किस पुस्तक को कहा जाएगा? आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, ठीक है। तो याद रखिए, मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, क्या है? डॉक्टर नामवर सिंह ने इस पुस्तक को साहित्य का पंचांग कहा। याद रखिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नामवर सिंह ने मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक को क्या कहा है? तो आपको आंसर क्या देना है? तो इन्होंने क्या कहा है? तो आपको आंसर देना है साहित्य पंचांग कहा। क्या कहा है? साहित्य पंचांग कहा है, ठीक है। इतनी बात तो आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगला देखिए हमारे पास लेखक कौन आएंगे। तो अगले लेखक की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो अगला लेखक हमारे हैं भैया रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल। इनके बारे में हम बात थोड़ा कर लें तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल पहली बात तो भारत के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य की इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक का नाम ही था, और लिखा कब इन्होंने? 1929 ईस्वी में लिखा। कब लिखा था? 1929 ईस्वी में लिखा था। इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता थी कि हिंदी साहित्य की सुव्यवस्थित, याद रखिए, हिंदी साहित्य को सुव्यवस्थित लिखने का, यानी सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित लिखने का जो है श्रेय जाता है वो किसको जाता है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य को क्या सुव्यवस्थित लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। यहाँ से आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास लिखने वाला लेखक कौन है? तो आपका नाम आना तो सॉरी नाम आएगा कौन सा? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का। और विशेषताएं थोड़ी सी है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। विशेषता क्या है इस पुस्तक की? एक खास विशेषता ये है कि ये पुस्तक का नाम पहले हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था। इसका नाम क्या था उसे समझ ले। सर्वप्रथम डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक काशी प्रचारणी सभा, याद रखिए, काशी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में 1929 ईस्वी में इसको प्रकाशित करवाया था, ठीक है। और बाद में 1929 ईस्वी में इसको परिवर्तित करके हिंदी साहित्य के इतिहास नाम दे दिया। देखिए यहाँ से प्रश्न क्या उठ सकता है? आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य का इतिहास को सुव्यवस्थित क्रम में लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो आपको बताना है
डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल को। अब आपको ये बताना है, अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा काशी प्रचारी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस पुस्तक को प्रकाशित करवाया गया था, तो आपको बताना होगा हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो लिखा गया था। ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया कि 1929 ईस्वी में इसको स्वतंत्र रूप से क्या किया, परिवर्तित कर दिया। किसमें परिवर्तित कर दिया, हिंदी साहित्य के इतिहास में परिवर्तित कर दिया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले लेखक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे अगले लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, यहाँ से भी प्रश्न उठता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास का जो है रचना किया। कौन सा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब इन्होंने लिखा, तो 1938 ईस्वी में लिखा। याद रखिए कब, 1938 ईस्वी में इन्होंने लिखा। और इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये पुस्तक अधूरी हिंदी साहित्य का था, अर्थात ये पुस्तक पूरा ही नहीं था, ये अधूरा था। कब से कब तक समय का जो है विवरण इस पुस्तक में मिलता है, तो सन 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में इस पुस्तक में जो है विवरण मिलता है। इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास भी कहा जाता है। इसीलिए इस जो है हिंदी साहित्य का इसे अधूरा इतिहास कहा जाता है। आपसे यहाँ से प्रश्न कैसे उठेगा वो भी समझ लीजिए। आपसे पूछा जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कौन होंगे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। या आपसे यहाँ से प्रश्न उल्टा पूछा जा सकता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य की इतिहास ये कौन सी पुस्तक लिखा है, उसका नाम क्या है, तो आपको बताना होगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका प्रकाशन कब हुआ था, अर्थात इसको प्रकाशित कब करवाया गया था, तो आपको बताना होगा 1938 ईस्वी में। ठीक है। आपसे पूछा जाता है हिंदी साहित्य का अधूरा साहित्यिक इतिहास कौन सा है, तो आपको बताना होगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसको डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। इसमें कब से कब तक विवरण है, तो आपको बताना है इस पुस्तक में सन 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का विवरण इस पुस्तक में मिलता है। ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। अगर ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, तो आप इसे जो है अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर भी करिएगा। ठीक है। और कमेंट भी कीजिएगा, जहाँ पर आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी वहाँ पर आप कमेंट करिएगा। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, क्योंकि तब उन्हें भी इस वीडियो का जो है लाभ मिल चुके। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को क्या करें, वही आपको करना क्या, सब्सक्राइब करना है। ठीक है। करना क्या, साथ में कमेंट आपको लगाना है। ठीक है। साथ में दोस्तों में आपको शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वो पसंद अर्थात लाइक आपको करना है। ठीक है। अगर हाँ इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए आपको, पीडीएफ। ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस मंत्रा क्लासेस के नाम से आप जुड़े, जहां पर इस वीडियो की पूरी आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। पीडीएफ आप निकलवा के रख लीजिए और उसे आप पढ़ते रहिए। क्लियर। चलिए तो अच्छा हाँ, इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए तो हमने आपको बता दिया, इसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। वहां से आप पीडीएफ को क्या करते हैं, आप जो है वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है।